वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। तो पिछली क्लास में हमने सीखा कि कैसे जेड स्कोर कैलकुलेट करते हैं नॉर्मल की एरिया प्रॉपर्टी की मदद से। पिछली क्लास में बस एक पॉइंट था जो मिस था, वो ये वाला पॉइंट था कि यहाँ पर प्रैक्टिकल फॉर्मेट में एक्स डैश की वैल्यू कैसे आई। तो यहीं से हम आज की शुरुआत करते हैं। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो यहाँ से एक्स डैश की वैल्यू कैसे आएगी, सिग्मा डैश इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा सिग्मा डैश अपॉन सिग्मा बाई एक्स माइनस सिग्मा डैश अपॉन सिग्मा इंटू म्यू। जब ये सिग्मा डैश इधर मल्टीप्लाई करेगा और इधर म्यू डैश माइनस में है तो इधर आएगा तो म्यू डैश हो जाएगा प्लस में। ये हो गई एक्स डैश की वैल्यू। अब बस कुछ नहीं करना, एक्स डैश की वैल्यू क्या आएगी, ये पहला वाला टर्म आपको दिख रहा होगा, दूसरे में माइनस कॉमन लिया गया है तो ये टर्म आ गया है। तो इक्वेशन 1 से ये इक्वेशन 2 कन्वर्ट होती है। तो प्रैक्टिकल प्रोसीजर में इसको अप्लाई करने में कैलकुलेशन आसान हो जाती है, क्योंकि सिग्मा डैश अपॉन सिग्मा एक रेशियो बन जाता है। बस एक्स से मल्टीप्लाई करिए, म्यू से करिए, म्यू डैश सब्ट्रैक्ट करिए। तो ये इसी फॉर्मेट से निकला है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। और तुम लोगों से क्वेश्चन है, हमने जब पढ़ा जेड स्कोर, तो आप मुझे बताइए कि अगर रियल लाइन पे जेड की वैल्यू इस तरफ जाती है तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा। क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी लेवल के बारे में बताओ। बढ़ेगा डिफिकल्टी लेवल। डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ेगा, और अगर रिवर्स जाएगी तो डिफ़िकल्टी लेवल कम होगा। डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ने का मतलब हुआ कि उसको कम लोग सॉल्व कर पाएंगे, तभी तो उसका डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा हुआ माना जाएगा। तो यहाँ पर जो एरिया था वो हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि इधर भी लिया जा सकता था, इधर भी लिया जा सकता था, लेकिन इंटरप्रिटेशन में जेड की वैल्यू जो थी वो डिफ़िकल्टी लेवल को रिप्रेजेंट करती थी। इसके बड़ा होने का मतलब डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ गया, कम होने का मतलब डिफ़िकल्टी लेवल कम हो गया। इस वजह से एरिया इस तरफ का लिया गया था। जब 10% लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया था तो हम लोगों ने ये जेड की वैल्यू नॉर्मल की मदद से निकाली थी। तो जाहिर सी बात है, जिसको सिर्फ 10% लोगों ने सॉल्व किया उसके लिए जेड की वैल्यू हाई होगी, और हाई के लिए हमको इसको इसी साइड रखना पड़ता। इसी वजह से जेड को इस साइड रखा गया था, इस साइड नहीं रखा गया था। नहीं तो ऐसे भी कुछ लोग कह सकते थे कि जब सिर्फ 10% लोगों ने सॉल्व की तो हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी जेड इज लेस आर इक्वल टू जी जेड, और इधर रख देंगे 10%। यानी ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसके नीचे की प्रोबेबिलिटी 10% है, लेकिन उस केस में जेड का इंटरप्रिटेशन रिवर्स हो जाता। तो इसी वजह से इस तरफ ना रख के इस तरफ रखा गया था। क्योंकि सिमेट्रिकल कर्व है तो हमको जेड की वैल्यूज़ तो दोनों तरफ से मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी के लिए एक सजेशन है कि इस पीडीएफ में जो बाकी के क्वेश्चंस हैं उनको देखिए, खुद से करने का ट्राई करिए। क्वेश्चंस में कुछ ऐसा नहीं जो आप समझ ना पाए हो, क्योंकि पहला अगर आप समझ गए हैं कैसे हम पीडीएफ से वैल्यूज़ निकालते हैं तो आगे की उन्हीं पर बेस्ड हैं। तो इनको आप देखिए, अपनी प्रैक्टिस में लाइए, करिए। कुछ क्वेश्चन में कुछ नई चीज़ें भी मिलेंगी। जैसे इस वाले क्वेश्चन में D4 की वैल्यू निकालनी है, तो अब ये D4 की वैल्यू निकालने के लिए कोई ना कोई कंडीशन दी गई है, तो उस कंडीशन को अप्लाई करके इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, जब आप इसको करेंगे तो जान पाएंगे। और एग्ज़ाम में क्वेश्चन पहला ही आए इसका कोई गारंटी नहीं है, कोई भी आ सकता है। थ्योरी में तो नहीं आएगा, लेकिन प्रैक्टिकल में इसके क्वेश्चन आपको दिए जा सकते हैं, और चेंज करने के लिए भी दिए जा सकते हैं, क्योंकि अभी तक एक पैटर्न सेट है, उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन प्रैक्टिकल में आते हैं। तो हो सकता हो टीचर अगर चेंज करने के मन में हो तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन दे सकता है। तो एक बार आप सारे देख डालो, कहीं पर कोई दिक्कत लगती है तो उसको हम देख लेंगे, और अगर सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं तो अच्छी बात है। तो आज हम नई स्कोर की तरफ बढ़ते हैं। स्केलिंग में जो अगला स्कोर हम लोगों को पढ़ना है उसका नाम है नॉर्मलाइज स्कोर। तो पहले जानेंगे नॉर्मलाइज स्कोर होता क्या है। आपने कुछ स्कोर्स के नाम फ्रिक्वेंटली सुने होंगे, जैसे कि परसेंटाइल स्कोर हो गया, वैसे नॉर्मलाइज स्कोर भी है। तो परसेंटाइल स्कोर अगला है, इसके बाद आएगा, तब देखेंगे कि परसेंटाइल स्कोर क्या होता है। तो आज हम नॉर्मलाइज स्कोर के बारे में जानेंगे, ये कैसे आता है। अगर पिछले वाले को बेस बनाकर हम नॉर्मलाइज स्कोर को समझना चाहें तो इसमें और उसमें बस इतना ही फ़र्क है कि वहाँ पर डिफ़िकल्टी लेवल क्वेश्चन का लिया गया था, यहाँ पर नॉर्मलाइज स्कोर को निकालने के लिए हम जो भी कैंडिडेट हैं उनके रॉ स्कोर एक्स को लेंगे और फिर नॉर्मल में कन्वर्ट करेंगे।
तो यहाँ पर जो बेस है वो स्कोर है और वहाँ पर जो बेस था वो क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल था। तो चलिए पढ़ते हैं और आसानी से इसको समझते हैं कि कैसे नॉर्मलाइज स्कोर फाइंड आउट करेंगे। द स्केलिंग प्रोसीजर इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट द ट्रेट अंडर कंसिडरेशन x इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन दिस एंड वेरिएंस या स्टैंडर्ड डिवीजन दिस। स्केलिंग प्रोसीजर जिस एजम्पशन पर बेस्ड है वो ये है कि जिस खूबी के लिए हम स्केलिंग करने जा रहे हैं वो सभी में नॉर्मल रूप से वितरित हुई हो, जिसका मीन कुछ हो और जिसका कुछ वेरिएंस या फिर स्टैंडर्ड डिवीजन हो। एंड द राय स्कोर आर कन्वर्टेड इनटू अ सिस्टम ऑफ नॉर्मलाइज स्कोर बाय ट्रांसफॉर्मिंग देम इनटू द इक्विवेलेंट पॉइंट्स ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और हम राय स्कोर को एक नॉर्मलाइज स्कोर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? जब हम उनको इक्विवेलेंट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस के पॉइंट में ट्रांसफॉर्म कर लें। कैसे करेंगे वो भी देखेंगे। लेट P बी द प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल्स गेटिंग स्कोर बिलो अ स्कोर X। P उन लोगों का प्रोपोर्शन है जिनका स्कोर किसी पॉइंट X या उससे नीचे रहा हो। मान लो 30 नंबर लाने वाले लोगों का प्रोपोर्शन क्या है, तो अगर 70% लोगों ने 30 या उससे कम नंबर लिया है तो इसके लिए P बन जाएगा 0.7। 0.7 मीन्स 70/100 कर सकते हो। 70% लोगों ने 30 या उससे कम नंबर गेन किए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो P क्या है? प्रोपोर्शन है इंडिविजुअल्स का जिनका स्कोर कम से कम X रहा हो, सॉरी मैक्सिमम X रहा हो। तो मैक्सिमम X का मतलब हम क्या कैलकुलेट करेंगे? प्रोबेबिलिटी X इज लेस आर इक्वल टू X। और जब इसको नॉर्मल में कन्वर्ट करेंगे तो अभी अभी बताया गया था कि किसी राय स्कोर का जिसका हमें मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन पता था, तो यहाँ पर वही करेंगे, हम इस X में मीन सब्ट्रैक्ट करेंगे और स्टैंडर्ड डिवीजन से डिवाइड करेंगे। तो ये तो वैल्यू नॉर्मल में कन्वर्ट हो गई और ये जो राय स्कोर आया था ये उसकी वैल्यू है। इस वैल्यू को एक नाम दे दिया गया, क्या? जाई। यानी अब हमें कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी Z इज लेस आर इक्वल टू जाई। द नंबर ऑफ जाई गिवन बाई, और इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? नॉर्मल की एरिया प्रॉपर्टी से। यानी सीधे सीधे देखेंगे कि ये जो प्रोपोर्शन है वो कौन से पॉइंट के नीचे है और इस तरीके से हमको जाई मिल जाएगा। बाकी जो कुछ लिखा है वो नॉर्मल की इक्वेशन है। जाई लेस देन है तो -∞ से जाई तक इस PDF को इंटीग्रेट करेंगे, इस प्रोपोर्शन के बराबर रखेंगे तो ये पॉइंट हमें मिल जाएगा। ये पिछले में आप समझ चुके हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को। आगे बढ़ते हैं। वेयर phi इज द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ अ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट इज कॉल्ड द नॉर्मलाइज स्कोर। जहाँ पर phi क्या है? SNV का PDF है और ये जो ऊपर कैलकुलेट हुआ जाई वो क्या कहलाया? कॉल्ड द नॉर्मलाइज स्कोर करस्पॉन्डिंग टू द राय स्कोर X। किसी राय स्कोर X जिसका मीन और वेरिएंस हमें पता था उसका ये नॉर्मलाइज स्कोर बन गया। तो सभी को ये चीज़ क्लियर हो गई। लाइक सिग्मा स्कोर, नॉर्मलाइज स्कोर हैव देयर मीन 0 एंड वेरिएंस यूनिटी। नॉर्मल की टेबल से बन रहा है तो ये तो प्रॉपर्टी रहेगी। एंड इन ऑल प्रोबेबिलिटी दे ऑलमोस्ट लाई इन द रेंज -3 to 3। जब भी हम किसी को नॉर्मलाइज करते हैं तो वो इसी रेंज में आएगा, क्योंकि इस रेंज में 99% डेटा होता है नॉर्मल का, 99.73%। इक्विवेलेंट नॉर्मलाइज स्कोर रिप्रेजेंट द सेम लेवल ऑफ द टैलेंट और अचीवमेंट। अगर किन्हीं दो पर्सन्स का नॉर्मलाइज स्कोर सेम है तो इसका मतलब उनके रॉ स्कोर कुछ भी रहे हों, उनका टैलेंट बिल्कुल एक जैसा होगा या उन्होंने जो कुछ भी अचीव किया होगा वो सेम होगा। किसी को कोई डाउट कहीं भी? चलिए आगे बढ़ते हैं। म्यू एंड स्टैंडर्ड डिविजन्स बाय द रिलेशन दिस। अब यहाँ पर देखो हम इसको कुछ स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं जिसको कहते हैं नॉर्मलाइज स्टैंडर्ड स्कोर। वो इसलिए क्योंकि अभी जो हमको स्कोर मिला वो रहेगा -3 से 3 के बीच में। यहाँ पर क्या होता है ना, कंपैरिजन करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है क्योंकि वैल्यूज़ सारी कंसंट्रेट होती इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में, डेसिमल में रहेंगी। तो हम क्यों ना इसमें स्केल और ओरिजिन का चेंज करके इसको कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। तो जिस भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे उसका मीन अगर म्यू है और स्टैंडर्ड डिवीजन सिग्मा है, ये हम सपोज कर सकते हैं। मान लो हम 50 मीन और 10 स्टैंडर्ड डिवीजन पे इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं। किसको? जो हमारा नॉर्मल स्कोर आया है। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि हम नए वाले स्कोर को एक नाम देंगे, क्या?
मान लो हमने ये नाम दे दिया, और जो नॉर्मलाइज स्कोर आया था वो ये था, इसको सिग्मा से मल्टीप्लाई करके इसमें मीन ऐड कर दो, तो जो कन्वर्टेड स्कोर आता है वो कहलाता है स्टैंडर्ड नॉर्मलाइज स्कोर। और अब इसकी रेंज थोड़ी सी बढ़ जाएगी और कंपेयर करने में आसानी होगी, डेसिमल्स हट जाएंगे। ये फ़ायदे होते हैं स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने के। आपने पिछले वाले डिफ़िकल्टी लेवल में भी ऐसा किया था। फार्मूला बनता कैसे है, यानी जो भी हमारा स्टैंडर्ड स्कोर था उसको हम नीटा मान लें और इसका कुछ भी मीन और वो स्टैंडर्ड डिवीजन हो, तो ये जेड की वैल्यू है और ये तो पहले से ही नॉर्मल के टेबल से निकली है, तो ये भी नॉर्मल की वैल्यू है, दोनों इक्विवेलेंट करेंगे और ये फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ पर म्यू और सिग्मा की वैल्यू को फिक्स कर दिया जाए, जो भी हमने लिखा था, इन पर्टिकुलर इफ़ वी टेक म्यू इक्वल टू 50 एंड सिग्मा इक्वल टू 10 इन दिस नॉर्मलाइज स्कोर, इस फार्मूले में अगर हम म्यू की वैल्यू को 50 और सिग्मा की वैल्यू को 10 पुट कर दें तो इसका नाम बदल जाता है। नॉर्मलाइज स्कोर से इसका नाम क्या पड़ गया, टी स्कोर। अब आपसे एग्जाम में जब पूछा जाएगा व्हाट इज़ टी स्कोर और यूनिट का क्वेश्चन होगा, तो आपकी स्टार्टिंग कहाँ से होगी, नॉर्मलाइज स्कोर से होगी। जो भी इसमें आपने पढ़ा यहाँ से पूरा नॉर्मलाइज स्कोर पूरा बताना है, फिर नॉर्मलाइज स्कोर में स्टैंडर्ड नॉर्मलाइज स्कोर बताना है, फिर उसमें बताना है कि जब म्यू की स्टैंडर्ड वैल्यूज़ 50 और 10 ले लेंगे सिग्मा की, तो जो स्कोर बनेगा वो कहलाएगा टी स्कोर। अगर केवल टी स्कोर में इतना ही लिख दिया तो वो सफिशियंट नहीं होगा यूनिट के आंसर के लिए। और अब पेपर पैटर्न सबको पता ही चल गया है, 10 में से 5 आएंगे और वो 5 यूनिट वाले ही होंगे। अगर उनको शॉर्ट क्वेश्चन देने होंगे तो क्या करेंगे, वो एक क्वेश्चन के 4 पार्ट बना देंगे, उसमें शॉर्ट क्वेश्चन डाल देंगे, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, यस सर, पिछली बार भी यही हुआ था। हाँ, शॉर्ट पूछने का यही एक तरीका है कि 4 शॉर्ट चार उठाकर, चार नंबर के चार सवाल थे। हाँ, एक क्वेश्चन में, तो वो शॉर्ट वाले हो जाएंगे, है ना। ठीक है, तो टी स्कोर सबको क्लियर। 10 टी स्कोर आर नॉर्मलाइज स्कोर कन्वर्टेड इनटू अ डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 50 एंड स्टैंडर्ड डिवीजन 10, यानी टी वो स्कोर है जिसको मीन 50 और सिग्मा 10 पे कन्वर्ट किया गया है, एंड आर गिवन बाय दिस। टी स्कोर्स वर डिराइव्ड बाय MC Call William A and are named so in memory of psychologist टर्मन एंड थॉर्नड्यूक थे, इनके नाम पर इसका स्कोर टी स्कोर रखा गया। यूज़ ऑफ टी स्कोर, द टी स्कोर ओवर, अब ये सब आपके आंसर राइटिंग के लिए है कि टी स्कोर का यूज़ क्या है। जब टी पे क्वेश्चन बनेगा तो उसमें सब कुछ पूछा जाएगा। तो टी स्कोर का यूज़ क्या, द टी स्कोर ओवरकम द ऑब्जेक्शन रेज अगेंस्ट स्टैंडर्ड स्कोर। स्टैंडर्ड स्कोर में जो भी ऑब्जेक्शंस थे उनसे हम निजात पा गए टी स्कोर में। दे हैव अ कन्वीनियंट यूनिट एंड कवर अ वाइड रेंज, क्योंकि हमने एक नंबर से मल्टीप्लाई किया, एक से ऐड किया, तो रेंज बढ़ गई, और कन्वीनियंट इसलिए हो गया क्योंकि डेसिमल्स हट गए। रेंज ऑफ टैलेंट, टी स्कोर फ्रॉम डिफरेंट टेस्ट आर रीडली कंपेरेबल सिंस दे रिफर टू अ स्टैंडर्ड स्केल विद मीन म्यू 50 एंड स्टैंडर्ड डिवीजन सिग्मा। रीडली कंपेरेबल का मतलब क्या है कि हम दो लोगों का टी स्कोर देखते ही आसानी से ये तुलना कर सकते हैं कि कौन अच्छा है कौन ख़राब है, और डिफरेंस देखकर ये भी बता सकते हैं कि कौन कितना अच्छा है। डिफरेंस कम है तो आसपास है, और अगर डिफरेंस ज़्यादा है तो एक दूसरे से ज़्यादा बेहतर है। रीडली कंपेरेबल का मतलब पढ़ते ही कंपैरिजन हो जाएगा, जबकि -3 से 3 की बीच की वैल्यूज़ अगर आपको दी हो तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि सारी डेसिमल में है, सबके बीच में डिस्टेंस थोड़ी कम दिखेगी, तो वो एक तरीके से पढ़ने में और समझने में थोड़ा सा अजीब सा होता है। और ऐसा हुआ किस लिए, क्योंकि इसको स्टैंडर्ड स्केल में कन्वर्ट किया गया मीन 50 और सिग्मा 10 पे, बेस्ड अपॉन नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। और ये किस पे बेस्ड था, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व पे बेस्ड था। टी स्कोर नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व पे बेस्ड है क्योंकि जाई की वैल्यू से बन रहा है। द अंडरलाइंग एजम्पशन इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ टी स्केल इज नॉर्मेलिटी ऑफ द ट्रेट। ये एजम्पशन शुरू से चलता आ रहा है कि हम जिस भी ट्रेट के लिए टी स्कोर बना रहे हैं वो सब में नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ हो। एन एजम्पशन विच इज़ क्वाइट रिस्पॉन्सिबल एंड फ्लेक्सिबल सिंस द पेरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोस्ट मेंटल एबिलिटीज इज मोर और लेस नॉर्मल। एक एजम्पशन और है जो कुछ केसेस में यूज़ होता है, जब मेंटल एबिलिटीज़ की बात करते हैं तो हम इसको मतलब नियर अबाउट नॉर्मल मान के चलते हैं, मोर और लेस नॉर्मल। यानी ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि अगर प्रैक्टिकल लाइफ में आओ तो क्या मेंटल एबिलिटीज़ नॉर्मल हैं, बिल्कुल नहीं, नॉर्मल तो नहीं है, सबका अलग अलग मेंटल एबिलिटीज़ है।
तो इसलिए मान कर चलते हैं नॉर्मल हैं। कंपैरिजन ऑफ टी स्कोर एंड स्टैंडर्ड स्कोर, इस पे टिक कर लो, इम्पोर्टेंट। टी स्कोर और स्टैंडर्ड स्कोर का कंपैरिजन पूछा जा सकता है। पहली चीज़ तो खुद से बताओ डिफरेंस क्या है। अब तक आपने जो कुछ भी पढ़ा उसमें स्टैंडर्ड स्कोर और टी स्कोर का क्या डिफरेंस है। टी का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फिक्स है 50 एंड 10, लेकिन स्टैंडर्ड स्कोर में बस किसी स्केल में कन्वर्ट किया जा रहा है, उसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकती है। तो देखते हैं इनके बीच का कंपैरिजन। ऑल्दो बोथ द स्टैंडर्ड स्कोर एंड टी स्कोर आर यूज फॉर कंपेरेबिलिटी ऑफ राय स्कोर, दोनों को हम किस लिए यूज़ करते हैं, राय स्कोर का कंपैरिजन करने में। ऑफ एन इंडिविजुअल्स इन डिफरेंट टेस्ट, यानी इंडिविजुअल्स का अलग अलग टेस्ट में कंपैरिजन करने के लिए इनका यूज होता है। दे शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विद ईच अदर सिंस द बेसिक assumptions अंडरलाइंग दीज टू मेजर्स आर इंटायरली डिफरेंट। ये हम लोगों को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि ये एक दूसरे से बिल्कुल सेम है, क्योंकि जो बेसिक assumption है इनका कैलकुलेट करने का वो बिल्कुल अलग है। इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैंडर्ड स्कोर, यानी जब हम स्टैंडर्ड स्कोर बनाते हैं तो बेसिक assumption क्या होता है, द स्टैंडर्ड स्कोर हैव द सेम फॉर्म ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एज द राय स्कोर, यानी स्टैंडर्ड स्कोर का भी डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल वैसा हो जैसा कि रॉ स्कोर का होता है। एंड दस दे आर मेयरली ओरिजिनल स्कोर्स एक्सप्रेस्ड इन सिग्मा यूनिट्स, इसका मतलब ये ओरिजिनल स्कोर के लगभग पास होते हैं जो कि सिग्मा यूनिट में रिप्रेजेंट की जाती हैं। तो कल की क्लास में आपने पढ़ा भी था सिग्मा या जेड स्कोर, उसका स्टैंडर्ड स्कोर भी। दिस टाइप ऑफ कन्वर्जन इज जस्टिफाइड व्हेन द ट्रांसफॉर्मेशन इज लीनियर, और ऐसा हम तभी कर पाते हैं जब हमारा ट्रांसफॉर्मेशन कैसा हो, लीनियर हो, क्योंकि जो हम x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा करते हैं ये लीनियर मानकर ही करते हैं। दिस टाइप ऑफ कन्वर्जन इज जस्टिफाइड व्हेन द ट्रांसफॉर्मेशन इज लीनियर, एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, इन द कन्वर्जन ऑफ इंचेस टू सेंटीमीटर्स, अगर हम इंच को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, किलोग्राम को पाउंड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड टी स्कोर आर बेस्ड अपॉन द फंडामेंटल। हाँ, इस वाले को समझ लो। पहले एग्जाम्पल में क्या था, जब भी मान लो आपको कोई डेटा इंचेस में दिया है तो अगर सबको आपने सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर दिया तो जो कंपैरिजन इंचेस में कर रहे थे वही हम सेंटीमीटर में भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि इंचेस में कुछ वैल्यूज़ आसपास दिख रही हों जबकि सेंटीमीटर में बदलने पर उनके बीच में अच्छी खासी डिस्टेंस हमें दिखने लगी हो। किलोग्राम का पाउंड से है, किलोग्राम और पाउंड में रिलेशन जानते हो आप लोग, क्या रिलेशनशिप होती है, जैसे इंचेस और सेंटीमीटर में तो जानते हो। सर एक पाउंड में 400 कुछ ग्राम होते हैं। 453, ठीक है, एक पाउंड में 453 ग्राम होते हैं। जब न्यूली बॉर्न बेबी का वजन लिया जाता है तो पाउंड में लिया जाता है। जैसे किसी का 5 पाउंड है तो लगभग 2.5 किलो के आसपास है। तो यूनिट को थोड़ा सा कहने में आसानी रहती है और डॉक्टर्स इसका ज़्यादा यूज़ करते हैं, है ना, पाउंड वाले को। इसको शॉर्ट में LB से रिप्रेजेंट करते हैं पाउंड को। तो याद रखना आप लोग 453 ग्राम होते हैं। अच्छा, इंच और सेंटीमीटर का कोई जानता है। एक स्केल आपने जो छोटी सी देखी होगी जिसमें 6 इंच होते हैं, 2.54 सेंटीमीटर। हाँ, ये 6 इंच की स्केल होती है। और इसी स्केल पर अगर सेंटीमीटर देखो तो कितने होते हैं, 15 सेंटीमीटर, 15 ही होते हैं ना छोटी वाली स्केल पे। यस सर। हाँ, 15 ही होते हैं। तो 6 इंच और 15 सेंटीमीटर को इक्वल करके इनके बीच के रिलेशनशिप को देख सकते हो। जो 1 फुट वाली आती है ये होती है 12 इंच की, और इसमें टोटल सेंटीमीटर होते हैं 30, ये 1 फिट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टी स्कोर और बेस्ड अपॉन द फंडामेंटल assumption दैट, अब दूसरी तरफ टी स्कोर यानी स्टैंडर्ड स्कोर के बारे में सारी चीज़ें हो गई। अब टी स्कोर में क्या है, ये किस एजम्पशन पर बेस्ड है, द पेरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ट्रेड बीइंग कंसीडर्ड इज नॉर्मल, यानी जो पेरेंट पॉपुलेशन है जहाँ से हम लोगों को लेकर उन पर टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं वो पॉपुलेशन नॉर्मल है। अब पॉपुलेशन को नॉर्मल माना जाना और जितना सैंपल लिया गया उसको नॉर्मल माना जाना, इसमें अंतर है। जैसे पॉपुलेशन को नॉर्मल माना जा सकता है क्योंकि पॉपुलेशन एक लार्ज अमाउंट है, उनमें से जिन लोगों को लेकर टेस्ट अप्लाई किया गया जरूरी नहीं कि वो नॉर्मल हो। नॉर्मल ना होने का मतलब कि किसी के अंदर खूबी बहुत ज़्यादा है, किसी के अंदर बहुत कम है। दस विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल स्कोर दे रिप्रेजेंट इक्विवेलेंट स्कोर इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी टी स्कोर क्या करते हैं, ओरिजिनल स्कोर के रिस्पेक्ट में वही वैल्यू को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं।
इट इज़ देयरफॉर क्वाइट क्लियर दैट स्टैंडर्ड स्कोर्स एंड टी स्कोर्स आर नॉट इंटरचेंजेबल। तो हम स्टैंडर्ड स्कोर को और टी स्कोर को आपस में चेंज नहीं कर सकते। हाउएवर इफ़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राय स्कोर इज स्ट्रिक्टली नॉर्मल, जब तक कि डिस्ट्रीब्यूशन राय स्कोर का नॉर्मल ना कह दिया जाए, स्ट्रिक्टली नॉर्मल नहीं, जो राय स्कोर अगर वो नॉर्मल है तो फिर ऐसा किया जा सकता है। द स्टैंडर्ड स्कोर्स करस्पॉन्ड एग्जैक्टली टू टी स्कोर, यानी इस केस में हम स्टैंडर्ड स्कोर को और टी स्कोर को लगभग एक जैसा कह सकते हैं। एजम्पशन में नॉर्मल मानना और स्ट्रिक्टली नॉर्मल होना दोनों में डिफरेंस है। एजम्पशन में मानने का मतलब मान लिया है या नहीं, कंफर्म नहीं, लेकिन स्ट्रिक्टली का मतलब नॉर्मल ही है। कैलकुलेशन ऑफ टी स्कोर फॉर अ गिवन फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, टी स्कोर का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो अभी आपने ऊपर जो कुछ भी देखा कि अगर हमको एक जाई की वैल्यू मिल जाए किसी नंबर ऑफ प्रोपोर्शंस के लिए, तो उस जाई का यूज करते हुए म्यू की वैल्यू 50 और सिग्मा की वैल्यू 10 लेकर हम टी स्कोर बना सकते हैं। यहाँ पर जो स्टेप्स लिखे गए हैं ये आपके एग्ज़ाम में आए हुए स्पेशल क्वेश्चंस के लिए कि कभी कभी ऐसा हो जाए, हाउ कैन यू कैलकुलेट टी स्कोर फ्रॉम अ गिवन फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको बस ये लिखना होगा और एक टेबल बनानी होगी। टेबल को देखेंगे तो और आसानी से समझ में आएगा। ये टेबल है और टेबल आपको बनाना भी है, क्योंकि एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आया और आपने इस टेबल को बनाने के बाद लैंग्वेज लिखी, तो पहली चीज़ टेबल बनाते ही आधी लैंग्वेज तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएगी, और जब लिखोगे तो लिखने के लायक कुछ होगा और दिखने के लायक भी कुछ होगा। टेबल बनी होगी तो उसका एक अलग ही फ़र्क पड़ेगा। पहले टेबल को समझ लेते हैं। टेबल में क्या है? क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल जो भी आपको डेटा में दी जाए, यहाँ तो सिंबॉलिक फॉर्म में है सारी। दूसरा है कॉलम फ्रीक्वेंसी का, सबको दिख रहा है। ये पेज थोड़ा सा स्केप इसका चेंज है, तो इससे कोई दिक्कत तो नहीं हो रही किसी को? आप लोग तो अपने मोबाइल को रोटेट कर लो, है ना? ओके, फ्रीक्वेंसी है और ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, लेकिन ध्यान दो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है? लेस देन टाइप है, मोर देन टाइप? ये फ्रीक्वेंसी मोर देन टाइप है, ठीक है। कैसे इनमें डिफरेंस होता है मोर देन टाइप लेस देन टाइप में, ये इसके लिए हमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट वाली क्लास जो कि सीरीज़ चल रही है 1 2 3 हो गए, 4 में हम इसको बता देंगे आपको। लेस देन टाइप मोर देन टाइप का डिटेल डिस्कशन करेंगे तो आपको क्लियर भी हो जाएगा। जब किसी को समझाना हो इंटर के बच्चों को या हाई स्कूल के बच्चों को, तो आपको बहुत आसानी रहेगी। इसके बाद एक क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी बिलो मिड वैल्यू ऑफ ईच क्लास, यानी हर क्लास की जो मिड पॉइंट है उससे नीचे कितनी है क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो इसको कैलकुलेट करने का क्या तरीका होता है कि हम किसी भी क्लास की क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी से उसकी फ्रिक्वेंसी को आधा करके घटाते हैं। ये टी स्कोर की कैलकुलेशन के स्टेप्स हैं। ये हो गया एन। एन का मतलब क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ दिस क्लास x1 माइनस x2, x1 से x2 तक की क्लास की ये क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, और ये है उसकी फ्रिक्वेंसी। तो फ्रिक्वेंसी को आधा करके क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी से जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये निकल के आता है। इसके बाद कैलकुलेट करते हैं कॉलम नंबर 4 प्रोपोर्शन। वो कैसे आता है? ये जो वैल्यूज़ आई इनको नाम दिया गया a1 a2 डॉट 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 an। इनको हम टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या टोटल सम से डिवाइड करते हैं तो ये प्रोपोर्शन निकल के आता है। जब ये प्रोपोर्शंस आ जाएंगे तो इन्हीं प्रोपोर्शन को हम इक्विवेलेंट रखते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, और किसी पॉइंट माइनस इन्फिनिटी टू जाई तक की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। यहाँ से जाई मिलता है, ये जाई हमारा बन जाता है परसेंटाइल स्कोर, सॉरी नॉर्मलाइज स्कोर, और फिर इस नॉर्मलाइज स्कोर को 50 और 10 पे स्केल कर देते हैं तो ये बन जाता है टी स्कोर। ये टेबल आपको ज़रूर बनानी है अगर आपको टी स्कोर करना है तो एग्ज़ाम में, और टेबल को बना के एक बार प्रैक्टिस कर लोगे, कुछ नहीं इसमें। किसी को लगा कुछ है क्या इस टेबल में? नो सर। ठीक है, तो एग्ज़ाम में जो पिक्चर्स होती हैं या फिगर आप बनाते हो इनका बहुत रोल होता है। उसके बाद अब इनको जब आप पढ़ोगे ना तो पाओगे कि इसमें तो कुछ है ही नहीं, जो टेबल में बना था वही यहाँ लिखना है। द प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग टी स्कोर फॉर एनी गिवन फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज आउटलाइंड इन द फॉलोइंग स्टेप। पहला है अरेंज द टेस्ट स्कोर इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ध्यान देना इस पर, अभी जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा तब इसका यूज़ करेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में अरेंज करना है स्कोर को, यानी सबसे पहले वो आएगा जो सबसे ज़्यादा स्कोर अटेंड कर रहा होगा, फिर उससे कम, फिर उससे कम। ऑब्टेन द क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटम, ये इसलिए कह रहा है क्योंकि क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी को हमेशा लेस देन टाइप मान के चलते हैं।
तो स्टार्टिंग फ्रॉम बॉटम से करोगे तो ऑटोमेटिक लेस देन वाली मोर देन में कन्वर्ट हो जाएगी। बाकी डिफरेंस क्या है इसके लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लास नंबर 4 में पता चलेगा। ऑब्टेन द cumulative frequency below the mid value of each class interval under the assumption that the frequency are uniformly distributed over the class interval। यहाँ पे क्या किया गया, cumulative frequency below the mid point of each class interval, यानी हर क्लास इंटरवल के मिड पॉइंट, इसको ज़रा ध्यान से समझना आप लोग। जैसे हम कहते हैं कि 0 से लेकर 10 तक के बच्चों का स्कोर 15 आया, फिर 10 से लेके 0 से 10 तक नंबर पाने वाले 15 बच्चे थे, 10 से 20 तक नंबर पाने वाले 10 बच्चे थे। तो अब अगर ये कहा जाए कि इसमें जो 15 बच्चे थे उनका एक्चुअल स्कोर क्या है, तो हम क्या करते हैं ऐसे सिचुएशन पे, 0 से 10 के बीच में ये 15 बच्चे वैरी कर रहे होंगे, किसी का नंबर 2 आया होगा, किसी का 3, किसी का 10, किसी का 5, तो सीधे सीधे कहते हैं कि जो भी इसका मिड वैल्यू हो वही सबके लिए सपोज कर लो। तो इसीलिए हम लोग इस फ्रिक्वेंसी के लिए एक एक्स लिखते हैं, और ये एक्स क्या होता है, इसका मिड पॉइंट होता है, यानी 5। यहाँ पर भी जो इंटरवल दिया हुआ है इस वजह से ऐसा कर रहे हैं कि हम जो क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद ऑब्टेन द क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी बिलो द मिड पॉइंट ऑफ ईच क्लास इंटरवल, यानी हम क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी जो फाइंड आउट कर रहे हैं वो पूरे क्लास की है, जानना ये चाहते हैं कि मिड पॉइंट के नीचे की क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कितनी है। अंडर द एजम्पशन दैट, ये मानते हुए द फ्रिक्वेंसीज आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द क्लास इंटरवल, यानी मान लो यहाँ से यहाँ तक की फ्रिक्वेंसी 15 है, तो ये 15 इस पूरी क्लास पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो, यानी 2 लोग 0 से 2 के बीच में, फिर 2 से 4, फिर 4 से 6, ऐसे, ये एजम्पशन है। ऐसा नहीं होगा कि 0 से 10 में सारे 10 नंबर लाने वाले थे और फ्रिक्वेंसी 15 बन गई। मान के चलेंगे इंटरवल में जितने लोग लाई कर रहे हैं वो उसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। क्लियर? इसी को लिखा गया फॉर्मूले में, फाइंड CF माइनस हाफ इंटू एफ, यानी क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी माइनस हाफ इंटू फ्रिक्वेंसी। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सप्रेस दीज क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज एज परसेंटेज और प्रोपोर्शन P ऑफ द टोटल फ्रिक्वेंसी। अब इन क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज को टोटल फ्रिक्वेंसी से डिवाइड करके परसेंटेज या प्रोपोर्शन में लिखेंगे। ऑब्टेन द नॉर्मलाइज स्कोर जाई गिवन बाय दिस इक्वेशन इक्वेटिंग टू दिस परसेंटेज, यानी जो भी परसेंटेज होगा उसके इक्वेट करने के बाद फाइनली टी स्कोर और ऑब्टेन फ्रॉम द नॉर्मलाइज स्कोर्स ऑन यूजिंग दिस रिलेशन। अब ये वही सारे स्टेप हैं जो टेबल में थे, आपने टेबल पहले बनाई, स्टेप ऑटोमेटिक लिख लेंगे अपनी भाषा में। द स्टेप्स आउटलाइंड एबव कैन बी एलिगेंटली डिस्प्लेड इन द फॉलोइंग टेबल, यानी इसको दिखाया गया है टेबल में। आते हैं क्वेश्चंस में, तो चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। इसमें थोड़े से मिस्टेक हैं। मिस्टेक ये हैं कि जब प्रोपोर्शन के लिए नॉर्मल कर्व का यूज़ करते हुए वैल्यूज़ कैलकुलेट की गई हैं तो वो थोड़ा सा सही नहीं लिखी हैं, तो आप इसको अपने हिसाब से लिखना, ठीक है? इसमें जो दिया उसके हिसाब से मत लिखना। फाइंड द टी स्कोर करस्पॉन्डिंग टू टेस्ट स्कोर एक्स फॉर द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या क्या कहा गया? टी स्कोर निकालना है और ये x है जो स्कोर है और फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी y ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, फ्रिक्वेंसी बन जाएगी। ओके, चलिए x की वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 7 है। अभी अभी जब आपने टी स्कोर का पहला स्टेप पढ़ा था तो क्या कहा गया था कि स्कोर्स को किस ऑर्डर में लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर इस बात पे ध्यान नहीं दिया तो टी स्कोर की कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। तो ये आ गया स्कोर x और ये है डिसेंडिंग ऑर्डर में, 1 2 3 4 5 6 7 था तो इसको 7 6 5 4 3 2 1 में लिखा गया है। फिर करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी लिख ली गई और इसके बाद कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट की गई बॉटम से। तो बॉटम से कैलकुलेट करने का क्या तरीका, जो बॉटम वाली होगी वो सबसे पहले आएगी, ये 5, फिर इसमें ये ऐड करो 15 15 20 35 35 5 40। समझ गया सब लोग? ओके, तो कॉलम में रॉ स्कोर हो गया, फ्रिक्वेंसी हो गई, कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हो गई। अब निकालेंगे CF बिलो मिड वैल्यूज ऑफ ईच स्कोर। ये कैसे निकलेगी, तो हर क्लास की कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी से उसकी फ्रिक्वेंसी का आधा घटाना है। यहाँ की 5 थी, इसका आधा करके घटाओ तो क्या आएगा 2.5। फिर 15 है, इसका आधा करके घटाओ 10। तो ये पूरी रो आपको समझ में आ गई होगी, पूरी कॉलम।
नेक्स्ट वाले में क्या करना है, प्रोपोर्शन कैलकुलेट करना है। प्रोपोर्शन के लिए n से डिवाइड करना है, n का मतलब फ्रिक्वेंसी का सम। तो n की वैल्यू जो भी हो उससे हम हर इसको वैल्यू को डिवाइड करेंगे, ये आ गया p यानी प्रोपोर्शन। अब जब प्रोपोर्शन आया तो जाई की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो प्रोपोर्शन है 0.98 और जाई की वैल्यू के लिए जो रिलेशन लिखा गया है वो है लेस आर इक्वल टू, यानी ऐसा पॉइंट जिसके नीचे का एरिया 0.98 हो। तो हम आपको टेबल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देख कर बताइए कि 0.98 एरिया कहाँ मिलेगा। और आज हम कोई भी हिंट नहीं देंगे, जो पिछला आपका नॉलेज है उसी पर आप इसको देख कर बताइए। चलिए, टेबल सबको दिख गई। टेबल कैसी है देखने में, ये सब लोग देख लो ये कौन सी वाली है। और उसके बाद हमने आपको दिया है पी की वैल्यू 0.98। अब आप बताओ वैल्यू क्या आएगी। सर नीचे होगी टेबल में। और नीचे करें, यस सर। चलो ठीक है बस। सर थोड़ा सा और नीचे कर दीजिए। सर ये टेबल जीरो से स्टार्ट है तो सर इसमें 0.98 वैल्यू होगी। इसीलिए तो हमने कहा कि हम कोई हिंट नहीं देंगे। अब आप अपने हिसाब से इसको कैलकुलेट करके मुझे बताइए, क्योंकि पिछली क्लास में हिंट तो सारी दी जा चुकी है। पिछली क्लास देखा है सबने? तो अगर देखा है तो बताइए। कोई भी नहीं है एबल है बताने में। सर ये सर 2.05 आ रही है लगभग। 2.05। 0.05 या 06। यस सर, यस सर, दो वैल्यूज है 2.05 और 06। ठीक है, 2.05 और 2.06 हम कंसीडर दोनों कर ले रहे हैं। जितने लोगों ने आंसर नहीं किया वो एक बार ये बोल दें कि उनको ये समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से हाँ या ना में आंसर दो। अब तो बोल सकते हो ना कि ये वैल्यूज़ कैसे रीड की गई। अगर नहीं में दोगे तो हम बताएंगे, हाँ में दोगे तो आगे बढ़ेंगे। जल्दी करो। सर बता दीजिए प्लीज। सर बता दिए। प्रोपोर्शन 0.98 है। जब हम कर्व बनाएंगे तो हमको वो पॉइंट चाहिए जिसके नीचे का एरिया कितना हो, 0.98। ये बात तो सबको समझ में आ गई। अब सबको पता है कि 0 तक का होता है 0.5 और हमारी ये जो टेबल है ये 0 से Z तक की कैलकुलेशन दे रही है। ये तो सबको दिख रहा है ना कि कैलकुलेशन कहाँ से कहाँ तक मिल रहा है, 0 से Z तक। 0 से। तो 0 से Z का मतलब ऑलरेडी कंसीडर है कि यहाँ से 0.5 हटाया गया है, इसको मेज़र ही नहीं कर रहे हैं। तो आप भी अपने 0.98 से 0.5 हटा दो, बचा कितना, 0.48। अब आपको इस टेबल में 0.48 एरिया देखना है किस वैल्यू के लिए आ रहा है, नियर अबाउट। तो आप अगर इसको देखो तो ये तो 0.44 है। 0.48 तक जाने के लिए हम थोड़ा सा और नीचे जाते हैं। अब वैल्यूज़ देखिए 0.48 कहाँ पे मिल रही हैं। अगर इसको देखो तो ये एकदम 0.4812 यानी 0.48 से थोड़ी सी बड़ी है। इसको देखो तो ये और नियर हो गई, इसको देखें तो ये और नियर हो गई 0.4803। और अगर इसको ले लें तो ये तो और ही नियर है, क्योंकि ये 0.48 से 0.0002 छोटी है और अगली वाली 0.0003 बड़ी है, यानी ये सबसे नियरेस्ट वाली हो गई 0.4798। और इसको हम जेड की वैल्यू यहाँ पर कैसे निकालेंगे, 2.0 और इधर 0.5 ऐड करके। तो कितनी वैल्यू आ गई, 2.05। ओके यस सर, आ गया। ठीक है। अब अगली वैल्यू अगर आ गई तो भी सबको बताना है। तो वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली। अब एक काम करते हैं, हम कैलकुलेटर से नॉर्मल के चेक भी कर लेते हैं। कि ये जो वैल्यू है ये सही कि नहीं, 0.98 एरिया कैलकुलेट करने वाली।
क्योंकि होता है ना, जो आंसर दिया हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा वैरी कर रहा है। यस सर। चलो, आपको यहाँ दिख रहा होगा मीन 0 है, सिग्मा 1 है। हम यहाँ पर पहले टाइप चूज़ कर लेते हैं। हमको चाहिए प्रोबेबिलिटी x इज़ लेस आर इक्वल टू x, ठीक है। और दो चीज़ें हैं, या तो हम एरिया पुट कर दें या तो हम x की वैल्यू पुट कर दें। तो हम एरिया को 0.98 पुट करके एंटर कर दे रहे हैं। अब देखिए जो आपकी x की वैल्यू आई वो कितनी आई, 2.05375। अब जरा बुक की वैल्यू पे आइए, देखिए ये कितना दे रहे हैं। वैल्यू थी 2.55, यानी कितना वेरिएशन है ना। अगर हम 2.55 की वैल्यू चेक करें कैलकुलेटर में जाके तो देखिए कितनी आएगी। यहाँ पर 2.55 कर देते हैं ना, और वैल्यू आ रही है 0.99461 आ रही है, यानी यहाँ पर ये गलत दिया हुआ है। तो इसको आप लोग अपने हिसाब से सही कर लेना और कैलकुलेटर का यूज़ करो, लेकिन जब आपको टेबल समझ में आती हो तब। अगर आप टेबल से देखना नहीं सीख रहे हो तो फिर पहले टेबल से सीखो, फिर आप ऑनलाइन कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो चलो यहाँ पर पहली सर वैल्यू आई। अगर किसी ने 2.06 ले लिया तो सब गलत हो जाएगा? नहीं नहीं बेटा, गलत नहीं होगा, लेकिन 2.053 आ रही है तो नियर अबाउट लो ना। आपने अभी मैंने आपको टेबल में दिखाया, जो सबसे नियर है उसका लो। तो सबसे नियर आपको कौन सी वैल्यू दिखी थी, ये दिखी थी कि नहीं दिखी थी? अगर आप 6 ले रहे हो तो आप फिर नियरेस्ट का वायोलेशन कर रहे हो ना। सबसे नियर जो है उसको लो, 2.05 ले लेंगे, ठीक है। ओके सर। चलो अगली वैल्यू के लिए सब लोग देख के बताएंगे कितना है। तो देखिए नेक्स्ट वाली वैल्यू क्या है, 0.92। हम टेबल ओपन कर रहे हैं, सब लोग 0.92 का देखो और बताओ। 0.92 1.40 सभी को दिख गया? सो 1.41। ठीक है, एक लोग आ रहे हैं 1.40 पर और एक लोग आ रहे हैं 1.41 पर, दोनों आसपास हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और लोग, बाकी जो लोग बताएं जिनका मतलब आंसर नहीं आ रहा है वो लोग बोलें। सर इस केस में सब आंसर 1.40 समथिंग आएगा ना? अभी देखते हैं तब बताते हैं, दोनों के बीच में। अभी देखते हैं। चलो हमारे पास था 0.92। सर हाँ 1.41 ठीक है, 41 1.6 0.92 से सबसे पहला काम तो करो, 0.5 सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि हमको जो टेबल दी गई है वो 0 से स्टार्ट है, तो आया 0.42। अब 42 सबसे नियरेस्ट कहाँ है ये हमको सर्च करना है। तो आपको 42 कहाँ दिख रहा है, नियरेस्ट ये है 4192, ये है 4207। इसको देखो तो ये 0.8 कम है, 0008, और ये 0.0007 ज़्यादा है। तो हम अगर देखें तो ये दोनों लगभग सेंट्रल से एक जैसी डिस्टेंस में है, केवल एक वैल्यू का डिफरेंस है। तो इसका आ रहा 1.40 और जो बाद वाली इसका आ रहा 1.41। तो ऐसी सिचुएशन में जब सेंट्रल से इक्वी डिस्टेंस हो, लगभग इक्वी डिस्टेंस, केवल एक पॉइंट का अंतर है, तो हम इसका एवरेज ले लेते हैं। अब एवरेज इसका क्या आएगा, 1.405। ये आंसर भी आप दे सकते हैं। अब हम 0.92 का जरा कैलकुलेटर से चलते हैं, चेक करते हैं, देखते हैं कितना आता है ना। तो एरिया को हम लिख देंगे 0.92 और आपको दिख रहा 1.405 आया। आगे की वैल्यूज़ भी हैं बट उनको आप ओमिट कर सकते हैं। तो 1.405 जो था वो सही है। ओके, टेबल से भी दिख गया और यहाँ से भी हमको दिख गया। सर फिर 1.41 हो जाएगा वो तो? हाँ, अगर डेसिमल की 2 प्लेस पे लाओगे तो 41 में हो जाएगा, 3 प्लेस तक लिखोगे तो वैसे लिख देना। ये तो कॉमन सी चीज़ है, इसमें क्या ही पूछ रहे हो, है ना। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आपने उसको 41 लिख दिया तो आंसर भी गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है। ओके सर। अब इसके बाद जितनी वैल्यूज़ हैं सबके लिए आप घर पे जेड की वैल्यूज़ कैलकुलेट करना, जाई की, और उनको लिखना। अब जैसे हम 0.84 वाले एरिया के लिए देखते हैं क्या ये सही लिखी कि नहीं लिखी, इसको चेक कर लेते हैं। तो एरिया को कर देते हैं 0.84
और ये आया 0.99446, तो शायद ये सही लिखा है। शुरू की दो वैल्यूज़ ही गलत थी। 0.9946 था तो ठीक है, 0.995 इसको हम लिख सकते हैं। तो जब सारी वैल्यूज़ आ गई जाय1 जाय2 की, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, टी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, एक तो ये यहाँ पर जीरो भूल गए हैं और एक यहाँ बीच का जीरो भूल गए हैं, तो ये अपने हिसाब से आप करेक्ट करके लिखना। फिर टी की सारी वैल्यूज़ आ गई। अब टी की वैल्यूज़ आपको देखो पढ़ने में आसान लग रही हैं, रीडली कंपेरेबल है, जिसका स्कोर 75 है, 64 है, 60 है, तो पढ़ने में भी आसान है, सारी इंटीजर्स में कन्वर्ट हो गई हैं, रीडली कंपेरेबल भी हैं। ये है टी स्कोर की कैलकुलेशन। चलिए वापस से आते हैं पीडीएफ पे और थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। तो नॉर्मलाइज स्कोर्स आर ऑब्टेन्ड एज फॉलोज, ये तो वही कैलकुलेशन है जो टेबल में की गई है, वो यहाँ पर बताई गई है। अब आते हैं हम लोग परसेंटाइल स्कोर पे। तो आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे परसेंटाइल स्कोर। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? तो ये न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल के लिए इम्पोर्टेंट है ना? बिल्कुल, प्रैक्टिकल के लिए नहीं इम्पॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा पहले इम्पॉर्टेंट है आपके थ्योरी को समझने के लिए। अगर हम न्यूमेरिकल ना करवाएं तो सोचो आप कितनी थ्योरी समझ पाओगे। यस सर। तो प्रैक्टिकल में आए ना आए वो तो बात की बात है, अभी आप जो पढ़ रहे हो आपको समझ में कितना आ रहा है ये भी तो मैटर करता है ना। तो इसलिए ज़रूरी ये भी है कि हम जब किसी थ्योरी को पढ़ें तो उस पर बेस न्यूमेरिकल भी करें, ताकि हमारी समझ उसमें अच्छी रहे। इंटरप्रिटेशन तो आप दे सकेंगे, जब वाइवा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वही आंसर कर पाता है जिसका बेस क्लियर होता है। बेस ऐसे तो क्लियर होगा, है ना। चलिए, तो आज की क्लास फिर यहीं तक। अब अगली क्लास में हम परसेंटाइल स्कोर स्टार्ट करेंगे, कैलकुलेट करना सिखाएंगे कैसे। थैंक यू, जय हिंद। जितने लोग इस क्लास को यूट्यूब पे देखते हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें अगर उन्हें क्लासेस आगे कंटिन्यू करनी है। ओके, थैंक यू, जय हिंद।